एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में वेबर की फसल संयोजन पद्धति, वेबर्स क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड, आज इसको डिटेल से अच्छे से समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर लगाएंगे। इस प्रकार ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। वेबर की फसल संयोजन पद्धति कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न फसलों का संयोजन क्यों और कैसे होता है। इस पद्धति ने फसलों के विश्लेषण के लिए एक वैज्ञानिक और सांख्यिकीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। वेबर का उद्देश्य क्या था? किसी क्षेत्र में उगाए जाने वाले फसलों का सही संयोजन पहचानना, वास्तविक और सैद्धांतिक फसल संयोजनों के बीच का अंतर न्यूनतम करना, इस बात का विश्लेषण करना कि भूमि, जलवायु और अन्य कारकों के आधार पर कौन सी फसलें साथ में उगाई जा सकती है। समझ चुके होंगे आप, फसल संयोजन का मतलब यह होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किस किस प्रकार की फसलें उगाई गई है। जैसे कोई क्षेत्र है, वहाँ पर गेहूं की कितने एकड़ में फसल बोई गई है, और सरसों की कितने एकड़ में फसल बोई गई है, चना कितने एकड़ में बोया गया है। इस प्रकार अलग अलग फसलें किसी क्षेत्र में किस प्रकार से बोई गई है। अब इसमें इसका प्रयास यानी कि वेबर का प्रयास ये था कि भूमि, जलवायु और अन्य कारकों के आधार पर कौन सी फसलें उगाई जाए जिससे सबसे ज्यादा लाभ हो। अब देखते हैं उनकी पद्धति क्या थी। वेबर की पद्धति, फसलों की संख्या का निर्धारण। उन्होंने प्रत्येक फसल में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की संख्या का पता लगाने के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया। यह प्रमुख फसलें वे थी जो क्षेत्र की कुल कृषि भूमि में सबसे अधिक क्षेत्र घेरती थी। जैसे कोई क्षेत्र है 100 एकड़ जमीन मान करके चलें, तो 100 एकड़ में से 60 या 70 एकड़ गेहूं के अंडर आ रहा है, 30 या 40 एकड़ जो है वो सरसों के अंडर आ रहा है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो फसलें भूमि को घेरती है उसके बारे में। सैद्धांतिक संयोजन बनाना। सैद्धांतिक फसल संयोजन का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में संसाधनों और भूमि की उपयुक्तता के आधार पर आदर्श स्थिति में कौन सी फसलें उगाई जानी चाहिए, इसका अध्ययन करना। मतलब ये बताना चाह रहे थे कि एक क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो वाटर सिस्टम है, वहाँ की जो मिट्टी है, क्लाइमेट है, वो सबसे ज़्यादा किस फसल को सूट करेगा, कौन सी फसल सबसे बढ़िया होगी। ये सैद्धांतिक संयोजन था। वास्तविक और सैद्धांतिक संयोजन में अंतर। उन्होंने यह विश्लेषण किया कि क्यों वास्तविक और सैद्धांतिक फसलों में अंतर होता है। यह अंतर क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों, जलवायु, बाजार की मांग, किसान की प्राथमिकताओं के कारण होता है। यानी कि उन्होंने देखा कि जो सैद्धांतिक फसल है और वास्तव में जो फसल है उनमें अंतर पाया जाता है। तो इसका अंतर जब उन्होंने देखा तो इसका विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी हो जाती है, जलवायु होती है, इसके अलावा बाजार में मांग। मान लीजिए बाजार के अंदर गेहूं की सबसे ज़्यादा मांग है, तो वहाँ पर गेहूं का ही उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा किसान भी सबसे पहले अपने परिवार का पालन पोषण करने का निश्चय करता है। किसान अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लेगा वो वास्तविकता के आधार पर होगा, सैद्धांतिक आधार पर नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं इसके अलावा जो सरकार जो नीतियां बनाती है वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को प्रभावित करती है। सांख्यिकीय माप। वेबर ने एक सांख्यिकीय मापन प्रणाली बनाई जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख फसलों का सटीक योगदान और संयोजन निर्धारित किया जा सके। अब वेबर की कुछ प्रमुख अवधारणाएं देखते हैं। फसल संयोजन, किसी क्षेत्र में दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाना। यह भूमि की उपयुक्तता, जलवायु और फसल की मांग पर निर्भर करता है। तो किसी क्षेत्र में कितने प्रकार की फसलें होंगी, ये भूमि कितनी उपयुक्त है। यदि भूमि कम उपयुक्त हो तो कम फसलें होंगी, ज़्यादा उपयुक्त हो तो ज़्यादा फसलें होंगी। जलवायु भी कैसी है, फसल की मांग, किस फसल की कितनी मांग है, ये सब चीज़ें तय करेगी। उपज का मापन, उन्होंने फसलों की उत्पादकता को मापने के लिए एक मानक प्रणाली का उपयोग किया। इसका मतलब था कि किसी फसल की औसत उपज को अच्छे प्रबंधन और उपयुक्त भूमि में परखा गया। यानी कि जो सबसे बढ़िया भूमि थी उस वहाँ पर उस फसल की औसत उपज को देखा गया। सांख्यिकीय दृष्टिकोण, पारंपरिक निरीक्षण पद्धति के विपरीत वेबर ने वैज्ञानिक तरीके अपनाए। उन्होंने प्रमुख और गौण फसलों का सटीक विश्लेषण किया। यानी कि उन्होंने आंकड़े लिए जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर रूप से चेक किया भी इतने एकड़ में ही पर्टिकुलर इतना मात्रा में ये फसल उत्पादन हो रहा है। अब वेबर की पद्धति के मुख्य चरण देखते हैं। वेबर की पद्धति के मुख्य चरण, सबसे पहले क्षेत्र का चयन।
थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्षेत्र का चयन। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का चयन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना गया। फसलों की सूची। उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली सभी फसलों की पहचान की गई। प्रमुख फसलें। क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करने वाली फसलों को प्रमुख फसलें माना गया। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र था जहां पर 100 एकड़ भूमि थी, उस 100 एकड़ भूमि पर कौन कौन सी फसलें उगाई गई, सबसे पहले तो इसकी पहचान की गई। उसके बाद उस 100 एकड़ भूमि पर कौन सी फसलें ज्यादा भूमि घेरती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, यानी कि 100 एकड़ में से कौन सी फसलें 40 एकड़ में, 50 एकड़ में, 60 एकड़ में बोई गई है। उसके बाद फसल संयोजन। इन फसलों के संयोजन का अध्ययन किया गया और भूमि व जलवायु के आधार पर संयोजन की व्याख्या की गई। यानी कि उन फसलों का सबसे पहले संयोजन देखा गया भी कहाँ पर कौन कौन सी फसलें किस प्रकार से उगाई गई है, और उसके कारणों का बाद में अध्ययन किया गया भी भूमि है, जलवायु है, या और कौन कौन से कारक हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं वेबर की फसल संयोजन पद्धति के लाभ। सबसे पहला यह है कि विज्ञान पर आधारित। पारंपरिक निरीक्षण के बजाय सांख्यिकी और विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया था, इसलिए इसे वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं। व्यवहारिक परिणाम। यह पद्धति कृषि भूगोल के छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को क्षेत्रीय कृषि योजनाएं तैयार करने में मदद करती है। भूमि उपयोग की समझ। किसी क्षेत्र की भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए कौन सी फसलें बेहतर रहेगी, इसका सुझाव दिया जा सकता है। वेबर की पद्धति की सीमाएं, यानी कि कहाँ पर ही उपयोग की जा सकती है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हर जगह ये उपयुक्त नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले समय का आयाम नहीं। उन्होंने समय के साथ भूमि उपयोग या फसल संयोजन में आने वाले बदलावों को शामिल नहीं किया। यानी कि जैसे जैसे किसी क्षेत्र पर फसलें बोई जाएगी, उसकी गुणवत्ता का, भूमि की गुणवत्ता का जो है वो ह्रास होगा, उसमें कमी आएगी। बाजार की भूमिका। बाजार की मांग और परिवहन लागत जैसे कारकों को कम महत्व दिया गया, जबकि इसकी काफ़ी अच्छी ज़रूरत होती है, काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि बाजार में किसी फसल की मांग नहीं होगी तो उसको उत्पादन करने का कोई लाभ नहीं है, या परिवहन की लागत ज़्यादा होने पर भी उसको लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए बाजार की भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव। फसल संयोजन में पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज किया गया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इसको भी ध्यान में रहना चाहिए। उदाहरण। मान लीजिए किसी क्षेत्र में गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। वेबर की पद्धति के अनुसार सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलों को प्राथमिकता देगा। सैद्धांतिक रूप से यह देखेगा कि क्या ये फसलें उस क्षेत्र की भूमि और जलवायु के अनुरूप है। अगर गेहूं और चावल सबसे उपयुक्त है लेकिन गन्ना कम है, तो वह इसके कारणों का विश्लेषण करेगा। इस प्रकार हम निष्कर्ष को देखते हैं कि वेबर की फसल संयोजन पद्धति कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर यह समझने में मदद करती है कि किसी क्षेत्र में फसलों का संयोजन क्यों और कैसे होता है। यह भूमि उपयोग और कृषि योजना तैयार करने में एक उपयोगी उपकरण है। वेबर की फसल संयोजन पद्धति पर आधारित 20 प्रश्न उत्तर यूजीसी नेट स्तर के हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है वेबर की फसल संयोजन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी क्षेत्र में विभिन्न फसलों के संयोजन का विश्लेषण करना और वास्तविक और सैद्धांतिक संयोजनों के अंतर को समझना। वेबर की फसल संयोजन पद्धति किस प्रकार की पद्धति है। एक सांख्यिकी और विश्लेषणात्मक पद्धति है। वेबर की फसल संयोजन पद्धति किस क्षेत्र से संबंधित है। ये कृषि भूगोल और भूमि उपयोग विश्लेषण से संबंधित है। वेबर ने फसल संयोजन का निर्धारण किस आधार पर किया। फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादकता और भूमि के उपयुक्त उपयोग के आधार पर। वेबर की पद्धति में सैद्धांतिक संयोजन का क्या अर्थ है। आदर्श स्थिति में भूमि और संसाधनों के आधार पर उगाई जाने वाले फसलों का संयोजन। वेबर ने फसल संयोजन के लिए किन कारकों को प्राथमिकता दी। भूमि की उपयुक्तता, जलवायु और फसल की उत्पादकता। वेबर की फसल संयोजन पद्धति में समय आयाम, टाइम डिमेंशन क्यों नहीं शामिल किया गया। यह पद्धति स्थिर परिस्थितियों और सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है, न कि समय के साथ होने वाले बदलावों पर। वेबर की फसल संयोजन पद्धति का उपयोग किस प्रकार के क्षेत्रों में किया जा सकता है। ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में भूमि उपयोग योजना और फसल चयन के लिए। वेबर की पद्धति में प्रमुख फसल को कैसे पहचाना जाता है। जो फसल क्षेत्र के कुल
कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा घेरती है वो प्रमुख फसल मानी जाएगी। वेबर ने फसल संयोजन का मापन किस आधार पर किया? भूमि के प्रति एकड़ औसत संभावित उत्पादन के आधार पर किया था। वेबर की पद्धति का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर फसल संयोजन के सटीक विश्लेषण प्रदान करता है। वेबर की पद्धति में बाजार की भूमिका क्यों कम महत्व दिया गया? पद्धति का मुख्य उद्देश्य भूमि और फसलों के बीच संबंधों का अध्ययन करना था, न कि बाजार की मांग का। वेबर की पद्धति किस प्रकार की फसलों के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है? स्थायी रूप से उगाई जाने वाली फसलों के संयोजन के अध्ययन में। वेबर की पद्धति को पारंपरिक निरीक्षण पद्धति से बेहतर क्यों माना जाता है? यह सांख्यिकी और विश्लेषण मापदंडों पर आधारित है जो अधिक सटीक परिणाम देती है। वेबर की फसल संयोजन पद्धति की मुख्य सीमा क्या है? यह समय के साथ भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तन को शामिल नहीं करती है। वेबर की पद्धति को अन्य कृषि पद्धतियों से कैसे अलग किया जा सकता है? ये केवल भूमि और फसल संयोजन की सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित है, जबकि अन्य पद्धतियां सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी शामिल करती है। वेबर की फसल संयोजन पद्धति का उद्देश्य किन सरकारी योजनाओं में किया जा सकता है? कृषि क्षेत्र की भूमि उपयोग योजना, फसल उत्पादन में सुधार और जलवायु अनुकूल कृषि विकास योजनाओं में। वेबर की पद्धति में उपज का क्या महत्व है? यह भूमि की क्षमता और फसल के संयोजन को समझने के लिए एक मानकीकृत मापदंड प्रदान करती है। वेबर की पद्धति का सबसे बड़ा व्यवहारिक उपयोग क्या है? किसी क्षेत्र में भूमि और जलवायु के आधार पर सर्वोत्तम फसल संयोजन को पहचान किया जा सकता है। वेबर की पद्धति में फसल संयोजन का विश्लेषण करने के लिए कौन सा प्रमुख डेटा आवश्यक है? फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन और भूमि की उपयोगिता का डेटा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्लास को आगे से आगे शेयर भी करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।